पिछले कुछ दिनों से लाइन एयरलाइन का केस हर आर्टिकल में, हर यूट्यूब चैनल में और हर न्यूज चैनल में छाया रहा। आज के इस वीडियो में हर उस तकनीक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इस प्लेन के हर उन बातों को समझने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। साथ ही साथ ये वीडियो उन फेक वीडियोस का मुंह भी बंद कर देगा जो कचरा न्यूज फैला के व्यूज बटोरने में लगे हुए हैं। तो इस घटना की शुरुआत होती है 29 अक्टूबर 2018 की सुबह को। एक इंडोनेशियन एयरलाइन जकार्ता के एक एयरपोर्ट से उड़ान भरता है। उड़ान के कुछ मिनट बाद ही विमान का पायलट वाइब सुनेजा विमान को वापस उसी रनवे में लैंड करने की परमिशन मांगता है। पर इससे पहले कि ये प्लेन वापस उस रनवे में लैंड कर पाता, इस प्लेन का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से टूट जाता है। विमान के लास्ट लोकेशन को ट्रैक करते हुए एक रेस्क्यू टीम भेजा जाता है। रेस्क्यू टीम पाता है कि उस लोकेशन में विमान के मलबे बिखरे पड़े हैं। ये घटना इतना भयानक था कि प्लेन के छोटे छोटे टुकड़े हो चुके थे। ऐसे में किसी भी पैसेंजर की जान बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। और यहाँ से शुरू होती है इस क्रैश के इन्वेस्टिगेशन की। दोस्तों, प्लेन क्रैश का सबसे बड़ा एविडेंस होता है ब्लैक बॉक्स, पर वो ब्लैक बॉक्स समुद्र के गहराइयों में कहीं खो चुका था। इन्वेस्टिगेटर्स के पास ब्लैक बॉक्स के अलावा भी बहुत सारे क्लू थे, जैसे कि लाइन एयरलाइन JT61 बोइंग 737 मैक्स 8 का मॉडल था, जो कि बिल्कुल नया प्लेन था और इसे हाल में ही लॉन्च किया गया था। इस प्लेन में SSR नाम का एक तकनीक था जो कि सभी प्लेन्स में लगा होता है, और यही SSR बहुत सारे राज खोलने वाला था। SSR यानी कि सेकेंडरी सर्वेलेंस रेडार, जो कि सभी प्लेन्स में लगा होता है। SSR लगातार फ्लाइट 610 के डिस्टेंस, पोजीशन और एल्टीट्यूड में हो रहे बदलाव को ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पास भेज रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स को ATC को जांच करने के बाद ये पता चला कि प्लेन के एल्टीट्यूड में अचानक गिरावट हुआ था, यानी कि प्लेन अचानक नीचे की ओर तेजी से गिरने लगा था। यहाँ पे सवाल ये था कि प्लेन के एल्टीट्यूड में अचानक इतनी बड़ी गिरावट कैसे हो गया। इन्वेस्टिगेटर्स का शक स्टॉल कंडीशन की ओर जा रहा था, पर ये स्टॉल आखिर होता क्या है, इसे समझने के लिए हमें AOA यानी कि एंगल ऑफ अटैक को समझना पड़ेगा। तो सपोज एक प्लेन अभी अभी टेक ऑफ किया है। प्लेन का इंजन प्लेन को तेजी से आगे की ओर बढ़ाता है, और अगर हम इस वक्त इसके विंग्स को देखें तो ये ऊपर की ओर मुड़ा हुआ रहता है। विंग्स के इसी मुड़े हुए भाग में एयर अटैक करता है, जिसे कहा जाता है एंगल ऑफ अटैक, और यही एंगल ऑफ अटैक प्लेन को लिफ्ट कराता है। अब सपोज प्लेन का स्पीड यानी कि प्लेन के आगे जाने की रफ्तार में कमी हो जाए तो प्लेन का अगला हिस्सा नीचे की ओर झुकने लगेगा और प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो जाएगा, और इसी कंडीशन को कहा जाता है स्टेल। यही स्टेल कंडीशन उस कागज के प्लेन में भी होता है जिसे हम बचपन में उड़ाया करते थे। हमारे हाथों के द्वारा लगाए गए फोर्स से प्लेन आगे जाता था और इसे लगातार लिफ्ट मिलता रहता था। फिर प्लेन का स्पीड जैसे जैसे कम होता था, इस पेपर प्लेन को लिफ्ट मिलना भी बंद हो जाता था और प्लेन सीधा नीचे की ओर गिर जाता था बिकॉज ऑफ स्टेल। इसीलिए हर प्लेन्स में मिनिमम स्पीड निर्धारित किया जाता है ताकि किसी भी हालत में प्लेन का स्पीड और प्लेन का अगला हिस्सा नीचे की ओर ना झुके और वो स्टेल कंडीशन से बच जाए। इन्वेस्टिगेटर्स का पूरा शक स्टेल पर ही जा रहा था, पर ये शक कई सारे अनसुलझे सवाल खड़े कर रहा था। अगर लाइन एयरलाइन का स्पीड कम हुआ तो कैसे हुआ? क्या इसके इंजन में कोई गड़बड़ी थी या कुछ और प्रॉब्लम था जो इन्वेस्टिगेटर्स के पल्ले नहीं पड़ रहा था? इन सारे सवालों के जवाब उस ब्लैक बॉक्स में छुपा हुआ था जो समुद्र की गहराइयों में कहीं खो चुका था। इन्वेस्टिगेटर्स लगातार इसे खोजने में लगे हुए थे। दिन था 1 नवंबर। प्लेन का FDR यानी कि फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर मिल चुका था। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर प्लेन में हो रही 88 गतिविधियों को और उन गतिविधियों में हो रहे छोटे से बदलाव को भी ये रिकॉर्ड कर सकता है। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के मिलने के बाद इसका छानबीन होना शुरू हो गया। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी कमेटी यानी कि NTSC एक इंडोनेशियन गवर्नमेंट एजेंसी है जो इस घटना की छानबीन कर रहा था। दिन था 5 नवंबर जब NTSC ने ये बताया कि फ्लाइट 610 अपने हाई स्पीड से समुद्र की सतह से टकराया था
इसीलिए इतने बड़े प्लेन के इतने छोटे छोटे टुकड़े समुद्र में बिखर गए। विमान के मलबे से इसके इंजन को भी बरामद किया गया, जो कि अब भी वर्किंग कंडीशन में था। अब जांचकर्ताओं की मुश्किलें और भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टेल कंडीशन प्लेन का स्पीड कम होने के कारण होता है, जिससे कि प्लेन का अगला हिस्सा नीचे की ओर झुक जाता है और प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो जाता है। पर फ्लाइट 610 अपने हाई स्पीड में फ्लाई कर रहा था, इवन उस वक्त भी जब प्लेन समुद्र के सतह से टकराया था। 7 नवंबर एनटीएससी ने फिर से एक अनाउंसमेंट किया। इस अनाउंसमेंट में एनटीएससी ने ये कंफर्म किया कि फ्लाइट 610 में ये OA यानी कि एंगल ऑफ अटैक के सेंसर में प्रॉब्लम था। पायलट टेक ऑफ के बाद प्लेन में हो रही असाधारण झुकाव को फील करने लगा, क्योंकि पायलट उस वक्त उस सेंसर को फॉलो कर रहा था जो कि रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रहा था। पायलट किसी तरह से प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और वापस उसी रनवे में लैंड करने के लिए एटीसी से कम्युनिकेट करता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जब प्लेन नीचे की ओर झुकता है तब योक को आसानी से आगे की ओर पुश किया जा सकता है। वहीं अगर हम इसे पीछे की ओर खींचना चाहें तो हमें थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकती है, भले ही ये हाइड्रोलिक सिस्टम पर ही काम क्यों न कर रहा हो। फ्लाइट 610 में ये असाधारण झुकाव क्यों हो रहा था, इसे समझने के लिए हमें समय में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब फ्लाइट 610 यानी कि बोइंग 737 के साइज को बढ़ाने के लिए एक बिल्कुल ही नया डिजाइन तैयार किया जा रहा था, ताकि और भी अधिक यात्री इसमें बैठ के ट्रेवल कर सके। बोइंग 737 का साइज बढ़ने से इसे फ्लाई करने के लिए और भी बड़े जेट इंजन की जरूरत थी, पर बोइंग 737 का लैंडिंग गियर इतना छोटा था कि एक बड़े जेट इंजन को लगाने पर वो लगभग जमीन के कांटेक्ट में आ सकता था और क्रॉस लैंडिंग के दौरान ये जमीन से टकरा भी सकता था। इसीलिए बोइंग के इंजीनियर्स ने सोचा कि इसे नीचे से फ्लैट बना दिया जाए। इसके अलावा इस इंजन को विंग्स के नीचे नहीं बल्कि थोड़ा सा ऊपर करके आगे की ओर फिट कर दिया जाए। ऐसा करने से ग्राउंड और इंजन में डिस्टेंस भी बना रहेगा। पर एक और समस्या था CG यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बोइंग 737 के इंजन को आगे फिट करने से प्लेन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी आगे जा चुका था, इसीलिए प्लेन का झुकाव भी आगे की ओर हो रहा था। बोइंग 737 इस झुकाव की वजह से स्टेल कंडीशन का शिकार ना हो जाए, इसके लिए प्लेन में MCAS सिस्टम यानी कि मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक एग्यूमेंटेशन सिस्टम डिजाइन किया, जो बोइंग 737 मैक्स 8 को स्टेल कंडीशन में आने से रोक सकता था। इसके अलावा यह प्लेन के बैलेंस पॉइंट यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी सेंस कर सकता था। पर समस्या इस प्लेन में ये था कि इस सिस्टम के बारे में कोई भी डिटेल लाइन एयरलाइन के फ्लाइट मैनुअल में नहीं था। फ्लाइट मैनुअल बेसिकली एक बुक होता है जिसमें प्लेन के वो सभी सेफ्टी ऑपरेशन के बारे में बताया जाता है, पर इसमें MCAS के बारे में कोई भी डिटेल नहीं था और पायलट को भी इसकी ट्रेनिंग नहीं दिया गया था कि किस तरह से MCAS को ऑपरेट किया जा सकता है। मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक एग्यूमेंटेशन सिस्टम यानी कि MCAS एक ऑटोमेटेड प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। अगर प्लेन में एंगल ऑफ अटैक हाई हो जाता है तब MCAS ऑटोमेटिकली प्लेन के नोज को डाउन करने लगता है। पायलट प्लेन में हो रहे इस झुकाव को 2 बटन प्रेस करके रोक सकता था, पर उसे तो इस सिस्टम के बारे में बताया ही नहीं गया था और न ही इसकी ट्रेनिंग दिया गया था। अब इस हादसे की पूरी कहानी आपके सामने है। फ्लाइट 610 जकार्ता के एक एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ये सेंसर यानी कि एंगल ऑफ अटैक सेंसर रॉन्ग इंफॉर्मेशन सेंड करने लगता है। इस रॉन्ग इंफॉर्मेशन को एक पायलट आसानी से समझ सकता है, पर एक मशीन कभी नहीं समझ सकता। इस रॉन्ग इंफॉर्मेशन के मिलते ही MCAS ऑटोमेटिकली अपना काम करना शुरू कर देता है और प्लेन के नोज को डाउन करने लगता है। पायलट को इस झुकाव का अनुभव होता है और वो इसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है, पर सारा कंट्रोल तो MCAS के पास होता है। इस MCAS की वजह से पायलट चाह के भी प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जैसे जैसे प्लेन का नोज डाउन हो रहा था, एंगल ऑफ अटैक और भी बढ़ता जा रहा था, यानी कि हवा तेजी से विंग्स और बॉडी में टकरा रहा था और प्लेन को लगातार नीचे की ओर झुकाता जा रहा था और फाइनली ये प्लेन समुद्र की सतह से टकरा जाता है।
जिसमें 189 लोगों की जान चली जाती है। इस घटना के बाद कई सारे सवाल उठने लगे। अगर प्लेन में कोई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था तो उस टेक्नोलॉजी का डिटेल्स फ्लाइट मैनुअल में क्यों नहीं था। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FAA ने इस सिस्टम को कैसे अप्रूव कर दिया। दोस्तों, आपको बता दो कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्लेन की जांच करके उसे अप्रूव करे, और अगर प्लेन में कोई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है तो उसके अनुसार पायलट को ट्रेनिंग भी दे, तभी उस पायलट को परमिशन दिया जाए उस प्लेन को उड़ाने के लिए। दोस्तों, इस घटना का जिम्मेदार आप चाहे फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को माने या एंगल ऑफ अटैक के सेंसर को या एमकेएस के ऑटोमेटिक सिस्टम को, एक छोटे से इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से 189 लोगों की जान चली गई। हो सकता है इस घटना के बाद कई सारे सख्त कदम उठाया जाए, पर किसी भी कीमत पर 189 पैसेंजर की जान वापस नहीं लाया जा सकता। अब भी इस घटना से जुड़े कई सारे सवाल हैं, जिसका जवाब ना तो बोइंग के पास है और ना ही गवर्नमेंट के पास। कैसे बोइंग के इंजीनियर्स ने ये मेजर कर लिया कि ये सिस्टम सेफ है, और अगर ये सेफ था तो एक बिल्कुल ही नया प्लेन कैसे इसके सेंसर्स इतना जल्दी खराब हो गया, और किस बेसिस पर फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे अप्रूव कर दिया था। दोस्तों, लायन एयरलाइन JT610 के केस स्टडी में अभी तक के लिए बस इतना ही।